नमस्कार, जय हिंद। बहुत ही कम समय बचा है और आप लोग का कमेंट पर कमेंट था कि और भी जो सब्जेक्ट बचे हैं उन पर जो मैराथन है वो करा दें, पीवीआई क्वेश्चन करा दें। तो बहुत सारे क्लासेस मैं आपको दे चुका हूं इन आखिरी के 30 दिनों में। आज लगभग 250 से 250 प्रश्न के बीच हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी जीव विज्ञान के। और इसमें मैक्सिमम प्रश्न जो होंगे वह होंगे एनसीईआरटी के। तो ये आपको डायरेक्ट यहां से फायदा होता दिखाई देगा, क्योंकि एनसीईआरटी है ना, आपको पता ही है कि एनसीईआरटी का कितना योगदान होता है। सारे प्रश्न होंगे बायोलॉजी जीव विज्ञान के होंगे, 200 से 250 के बीच में प्रश्न होंगे। और देखिए, वन लाइनर फॉर्म में लाने का ये है अर्थ हमारा कि इसको अगर ऑब्जेक्टिव में कराएंगे 200 प्रश्न तो ज्यादा समय लग जाएगा। आपको आंसर से मतलब है, लास्ट समय में आप बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समय थोड़ा लगेगा इस वीडियो में, लेकिन भाई दवा कड़वा लगता है, खाना तो पड़ता है ना, वही बात है। थोड़ा जटिल तो लगेगा, कठिन तो लगेगा, लेकिन आपको ये समझना होगा। आइए, किसे कोशिका के अंदर कोशिका माना जाता है? कोशिका के अंदर कोशिका, है ना। हालांकि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। अगर आपने बाकी क्लासेस देखे हैं पहले से तो इसमें से 50-60% प्रश्न आपको मिल जाएगा। कोशिका के अंदर कोशिका कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। कोशिका के अंदर कोशिका किसको कहा जाता है? तो सर ये तो क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। बहुत ही इजी है, ये मैं जानता हूं। ध्यान दीजिएगा, पूछेगा, डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। कोशिका के अंदर कोशिका बताएंगे क्लोरोप्लास्ट। एक प्रश्न और है, केंद्रक के अलावा कौन से कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? यानी कि केंद्रक में तो पाया ही जाता है, इसमें तो पाया ही जाता है, इसके अलावा और कहां डीएनए जो है वो पाया जाता है? तो वह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। ये पूछता है प्रश्न कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है कि नहीं, तो बताएंगे होता है। आते हैं रिक्तिकाओं के बारे में। रिक्तिकाओं के बारे में प्रश्न पूछा है। देखिए, ये प्रश्न ऐसे नहीं पूछता है, कथन दे देगा कि रिक्तिकाओं के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो पूछता है रिक्तिकाएं जो है वह किसमें बड़ा होता है? बड़ा किसमें होता है भाई? तो बड़ा होता है पादप कोशिका में। किसमें? पादप कोशिका में यह होता है बड़ा, ठीक ना। जंतु कोशिका में छोटा होगा। आइए, वायलजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सबसे पहले अगर पूछता है, अच्छा बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और आपको यही नहीं पता हो कि ये जो विषय पढ़ रहे हैं इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, इसका नाम किसने लिया था भाई सबसे पहले? तो 1801 ईस्वी। कितने ईस्वी? 1801 ईस्वी। लेमार्क और ट्रेविरेनस, जी हाँ, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। आइए, फादर ऑफ जूलॉजी। बायोलॉजी तो हो गया यानी जीव विज्ञान। अब ये जंतु विज्ञान भी जान लीजिए। क्या जान लीजिए? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु। अब बायोलॉजी के जनक कौन? फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के जनक, तो ये भी अरस्तु, और जंतु विज्ञान के भी अरस्तु। आगे प्रश्न पूछता है, छठवां इंपॉर्टेंट है, देखिए ये वाला भी। भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक, तो यह रामदेव मिश्रा, जी हाँ, रामदेव मिश्र को कहा जाता है। ये रामदेव बाबा को मत समझ लीजिएगा, रामदेव बाबा की बात नहीं की जा रही है। भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान का जो जनक है वह रामदेव मिश्र को कहा जाता है। आइए, पूछता है जेनेटिक्स का जनक, तो ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है जेनेटिक्स का जनक, ये जानते हैं आप लोग। फफूदों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या कहलाता है? फफूदों का अध्ययन। और फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी तो जान गए, और फाइकोलॉजी किसको कहा जाता है? कमेंट करिएगा। फफूदों का अध्ययन माइकोलॉजी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में प्रश्न आपको यहां से पूछेगा कि भैया फाइकोलॉजी माइकोलॉजी, तो कंफ्यूजन नहीं पालिएगा। तो ये चीज आपको ध्यान देना है ना। फफूदों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सर माइकोलॉजी कहलाता है। आइए आगे आते हैं।
चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा और बड़ा कर दो इसको। उत्परिवर्तन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो दिया था वह ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत, याद रखिएगा। जीवधारियों के वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवधारियों के वर्गीकरण का अध्ययन कहलाता है टैक्सोनॉमी। अच्छा, बहुत सारे लोग कहेंगे कि खाली ये तो ऐसे करा रहे हैं डिटेल में। भाई डिटेल में ऑलरेडी करा चुका हूं। इस क्लास को देख करके आपको रिवीजन हो जाएगा, और अगर कभी क्लास नहीं किया है हमसे तो एक तरीके से थोड़ी बहुत जानकारी भी आपको हो जाएगी जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा, है ना। तो ये मत दिमाग में रखिएगा कि ये खाली बता रहे हैं, चूंकि ये सारे क्लासेस लगभग कराया जा चुका है तो ये फायदा होगा आपको एक तरह से रिवीजन के तौर पर। एक्सोबायोलॉजी का संबंध है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से। एक्सोबायोलॉजी का संबंध किससे है? बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। जितने भी सवाल इसमें आपको बताए जा रहे हैं सभी सवाल महत्वपूर्ण हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है वनस्पति विज्ञान के जनक तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। जीवधारियों के वर्गीकरण का अध्ययन कहलाता है टैक्सोनॉमी, बताया जा चुका है। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, चिकित्सा शास्त्र का जनक। अभी आपने क्या पढ़ा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। वनस्पति विज्ञान का जनक ये पूछता है थियोफ्रेस्टस को, इंपॉर्टेंट है। और ये वाला भी पूछता है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। दोनों थियोफ्रेस्टस और हिप्पोक्रेटस दोनों आपको याद रखने हैं। थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान, हिप्पोक्रेटस जो है वह चिकित्सा शास्त्र के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। जैव विकास को समझाने वाला सबसे पहला जो था वह लैमार्क था। कौन था? लैमार्क था। लैमार्क के बारे में बता चुका हूं पहले। आइए, किस वैज्ञानिक के द्वारा विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था? तो वो मुख्य रूप से चार्ल्स डार्विन थे। कौन थे? चार्ल्स डार्विन थे, जिन्होंने विकास के सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। आइए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। चार्ल्स डार्विन ने किस पुस्तक में विकास का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है इनका पुस्तक, है ना। इनका पुस्तक जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, और पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। जी हाँ, ये पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसी में इन्होंने विकास के सिद्धांत का जो है वह प्रतिपादन किया था और बतलाया था। ठीक, चलिए एक और पुस्तक है जो पूछता है एग्जाम में, तो पूछता है, बहुत बार ये पूछा गया है। सिस्टमा नेचुरी पुस्तक के लेखक, सिस्टमा नेचुरी पुस्तक के लेखक जो कौन है? तो वो है लिनियस। जी हाँ, सिस्टमा नेचुरी पुस्तक के लेखक तो लिनियस हो जाते हैं। सबसे छोटा, ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा ज्ञात प्रोकैरियोटिक जीव कौन है? सबसे छोटा पूछता है प्रोकैरियोटिक जीव, जो अभी तक हम लोग को जानकारी है वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में अभी और भी जानकारी आगे आपको प्राप्त होगी, तो धैर्य बना करके देखिएगा। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, वह जीव जो प्रजनन करने में समर्थ है वो सबसे छोटा है, तो अभी बताया जा चुका है आपको कि माइकोप्लाज्मा। यहां पर भी देखिए माइकोप्लाज्मा ही राइट आंसर होने वाला है। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं। अभी आपको बताया था ना कि डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है भाई? डीएनए उपस्थित होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। डीएनए, इसको मैं स्टार लगा के बता रहा हूं। आइए, माइटोकॉन्ड्रिया कहां नहीं होगा? तो हरित शैवाल में नहीं होगा, हरित शैवाल में नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। नील हरित शैवाल, क्या नाम है? नील हरित शैवाल को कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछता है भाई। नील हरित शैवाल को क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आइए, माइकोप्लाज्मा में देखिए, ये माइकोप्लाज्मा है, इसी की बात हो रही है। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति जो है वह क्या होता है? नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। लेकिन डीएनए मैं बता चुका हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार रिपीट किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। लेकिन डीएनए जो होता है वह कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड का होता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है माइकोप्लाज्मा में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आएगा और लपेट के चला जाएगा, इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ध्यान देना भाई। आइए, इसे कोमल त्वचा वाला भी जीव कहा जाता है।
इस प्रश्न को एकदम रट्टा मार लीजिए, कोमल त्वचा वाला जीव तो माइकोप्लाज्मा। इसमें डीएनए होता है। मैं फिर एक बार दोहरा दे रहा हूं, देखिए एग्जाम में आएगा प्रश्न ये, किसे जीवाणु, है ना, विषाणु, बैक्टीरिया, वायरस और कवक के बीच की कड़ी कहा जाता है? कड़ी है ही माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ये जीवाणु, विषाणु और कवक के बीच की कड़ी है ये कौन? माइकोप्लाज्मा। अब तक खोजी गई सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा। एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविकों का उत्पादन जीवाणु जो है वह किस प्रकार से करता है? एंटीबायोटिक का निर्माण जीवाणु के द्वारा हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, प्रोसेस क्या है? वह प्रोसेस को किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, किण्वन प्रोसेस के माध्यम से वह करता है, ध्यान रखेंगे। आइए, कौन से जीवाणु अपमार्जक की भूमिका निभाते हैं? अपमार्जक की भूमिका निभाने वाले जीवाणु हैं तो स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास जो है वो अपमार्जक की भूमिका निभाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखिए, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है जीवाणु? तो यह करता है राइजोबियम। ये लिग्यूम जो होता है पादप, उसके जड़ों में होता है। जो दलहनी फसलें होती हैं ना, उसके जड़ों में होता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करता है। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु, दूध को दही में कौन सा बैक्टीरिया बदलता है? तो वह बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ऐसा बैक्टीरिया है जो दूध से दही बना देता है ना, दूध से दही बना देता है, तो ध्यान रखिएगा। एक देखिए, अभी नाइट्रोजन करण ये देख रहे थे, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब यहाँ पर इसका उल्टा हो जाता है, विनाइट्रीकरण। एक नाइट्रोजन फिक्सेशन तो ये भी महत्वपूर्ण है, और ये विनाइट्रीकरण कर रहा है तो ये भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए, विनाइट्रीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन के अपोजिट जो है वह कौन सा करता है भाई? तो विनाइट्रीकरण करने वाले हैं माइक्रोवैसिल्स और थायोवैसिल्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आइए, किसका प्रयोग प्रदूषण सूचक के रूप में किया जाता है? तो लाइकेन को। कैसे किया जाता है? देखिए, लाइकेन कहा जाता है कि जहां ज्यादा प्रदूषण रहेगा वहां ये लाइकेन नहीं पनपेगा, उगेगा ही नहीं। तो ऐसा माना जाता है कि भैया यहां प्रदूषण है, जहां प्रदूषण नहीं रहेगा लाइकेन वहीं पनपेगा। तो ये माना जाता है जहां लाइकेन दिखता है कि यहां प्रदूषण नहीं है, ये लाइकेन को प्राकृतिक सूचक माना जाता है, ध्यान रखिएगा। ज्वार के उपचार में किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है? तो कैलेडोनिया एक शैवाल है जिसका ज्वार के उपचार में प्रयोग किया जाता है। शैवाल आते हैं किसके अंतर्गत? तो शैवाल आता है थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत। आइए, बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं? बर्फ पर जो शैवाल उगता है उसको क्या कहते हैं भैया? तो उसको कहते हैं क्रिप्टोफाइट्स। जी हाँ, क्या कहते हैं? क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं बर्फ पर जो शैवाल उगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बर्फ पर उगने वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चट्टान पर होता है लिथो, देखिए लिथोफाइट्स जो होता है ये चट्टान पर होता है। नीलहरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया कहा जाता था और ये मिक्सोफाइसी वर्ग में रखा जाता है। इंपॉर्टेंट बा भाई, नीलहरित शैवाल को किस वर्ग में रखा जाता है? मिक्सोफाइसी। ये सारे प्रश्न जो देख रहे होंगे ये आपको सभी किताब में नहीं मिलेगा, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं, ये सभी बुक्स में नहीं आपको अवेलेबल है। ये एनसीईआरटी जो कराएगा वही आपको इन सब चीज को करा सकता है, एनसीईआरटी में ही आपको मिलेगा। आइए, सुनहरे शैवाल को किस वर्ग में रखा गया है? तो सुनहरा शैवाल क्राइसोफाइसिस। सारे जो जितने भी फाइसी मैं बता रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टोफाइट्स, लिथोफाइट्स, मिक्सोफाइसी, क्राइसोफाइसी। हरे शैवाल को किस में रखा जाता है? आप जान रहे हैं कि हरा है तो ग्रीन होगा ही, है ना, और ग्रीन कहाँ होता है? तो क्लोरोफिल में, आपको जानते ही हैं, इसलिए इसको क्लोरोफाइसी याद करने के लिए बहुत आसान तरीका है, क्लोरोफाइसी वर्ग में रखा जाता है। ठीक, पीले हरी शैवाल को तो जैंथोफाइसी, याद रखिएगा। शैवालों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, विटामिन पाए जाते हैं जिसमें ए विटामिन, सी विटामिन, डी विटामिन और ई ये पाए जाते हैं मुख्य रूप से। आइए, किस शैवाल से ऊन प्राप्त किया जाता है? तो सारगेसम शैवाल से ऊन भी प्राप्त किया जाता है। किस शैवाल का प्रयोग आयोडीन बनाने में किया जाता है?
आयोडीन बनाने में कौन सा शैवाल प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान दीजिए, लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये अगार अगार जेल वाला पूछा है प्रश्न, अगार अगार जेल ये बनता है लाल शैवाल से। ये प्रश्न पूछा हुआ है, अगार अगार जेल किससे बनता है भैया? तो लाल शैवाल से, ध्यान रखिएगा। आइसक्रीम बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसे वनस्पति जगत का उभयचर, उभयचर 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 मतलब एम्फीबियंस भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को, ब्रायोफाइटा को उभयचर कहा जाता है, वनस्पति जगत का उभयचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपको एग्जाम में आने वाला है। आइए, ब्रायोफाइटा जगत का सबसे बड़ा पौधा जो है उसका क्या नाम है? ब्रायोफाइटा जगत का जो सबसे बड़ा पौधा है उसका नाम है डासोनिया। क्या नाम है? डासोनिया, डायोनिया या डासोनिया ऐसे कुछ नाम है ना, जो, लेकिन आपको डासोनिया लिखना है, डासोनिया पढ़ लीजिए। डायोनिया तो वो पादप है, बताया हूं मैं डायोनिया के बारे में कि डायोनिया जो है वह है मतलब मांसाहारी। डायोनिया, एट्रिकुलेरिया ये सब मैं बता चुका हूं कि ये मांसाहारी पादप के अंतर्गत आते हैं, ये कीटभक्षी पादप आते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ब्रायोफाइटा जगत का सबसे बड़ा पौधा जो है वह है डासोनिया, याद रखिए। चलिए आइए आगे आते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? स्फेगनम, स्फेगनम का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान घाव भरने वाली रुई के रूप में किया गया था। स्फेगनम जो है वह किस जगत के अंतर्गत आता है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में हुआ था और यह ब्रायोफाइटा जगत का ही एक उदाहरण है। कार्क, कार्क किससे प्राप्त होता है? तो कार्क जो है वह ओक वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा हुआ प्रश्न है। कत्था जो है वह किससे प्राप्त होता है? कत्था जो है वह किससे प्राप्त होता है? तो देख लेते हैं कि कत्था किससे प्राप्त हो रहा है। तो आइए, कत्था जो प्राप्त होता है वह होता है एकेसिया पौधे की लकड़ी से। किससे? एकेसिया पौधे की लकड़ी से। रबर, रबर किससे? तो रबर जो है वो हिविया से जो लेटेक्स मिलता है उससे प्राप्त होता है। हींग, हींग होता है फिरूला पौधे की जड़ से, ये जड़ से रेजिन के द्वारा होता है, जड़ से हींग, ध्यान रखिएगा। थीन किससे प्राप्त होता है? थीन, तो थीन प्राप्त होता है चाय की पत्ती से। और आपसे पूछा भी जाता है कि चाय की पत्ती में क्या होता है? थीन। कैफीन होता है कॉफी में, तो कैफीन कॉफी की वजह से। निकोटीन होता है तंबाकू में। तो ये सारी चीजें आपको पहले से भी पता है। कुनैन होता है किससे? तो सिनकोना की छाल से, ये सब आप जानते ही होंगे, है ना। कुनैन किससे? तो सिनकोना की छाल से। अफीम किससे प्राप्त होता है? तो जानते ही हैं, आपके पोस्ता के कच्चे फल से प्राप्त होता है। हाँ, अब आइए, अब के जो प्रश्न है ये ज्यादा महत्वपूर्ण वाले आ गए हैं, तो मैं स्टार लगाना शुरू करूंगा। आइए, किसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है? ये सब कुछ पचाता है और यह है अग्नाशयी जूस, पैंक्रियाटिक जूस, है ना। अग्नाशय को पैंक्रियाज कहा जाता है। पैंक्रियाटिक जूस जो है यह पूर्ण पाचक रस का कार्य करता है, पूर्ण पाचक रस। आइए, अमाशय से निकलने के पश्चात भोजन क्या कहलाता है? जब अमाशय से भोजन निकल जाता है तो काइम कहलाता है। क्या कहलाता है? काइम या अम्लान, क्योंकि इसमें अम्ल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, अम्ल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अब इसको, ये जो अम्लीय भोजन है अमाशय से जब निकल रहा है तो अम्लीय है, अब इसको क्षारीय बनाया जाएगा। देखिए आगे कौन बनाता है क्षारीय, कैसे बनाता है हम लोग जानते हैं आगे। आइए, हाइपोक्सिया क्या कहलाता है? हाइपोक्सिया क्या कहलाता है भैया? तो हाइपोक्सिया हम उस स्थिति को कहते हैं जब रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो तब कहलाता है हाइपोक्सिया। जी हाँ, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाता है हाइपोक्सिया कहलाता है। किसने सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की? तो विलियम हार्वे के द्वारा। पेज मेकर ये हृदय के किस कक्ष में होता है? आप जानते हैं ना कि हृदय की गतिविधि जो है उससे संबंधित है। तो पेज मेकर जो होता है वो हृदय के राइट साइड में होता है। कहाँ होता है? दाहिने साइड में होता है, ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं आगे, आगे के प्रश्न पर हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न, ये सब अच्छे अच्छे सवाल लाया हूं मैं आप लोग के लिए, एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए समझिए कि रामबाण हो जाएगा भाई साहब। ये WBC व्हाइट ब्लड सेल जो है उसका जीवन काल कितने दिन का होता है? तो WBC का जो जीवन काल होता है वो 2 से 4 दिन का आपको होता है। वह हार्मोन बताइए जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, उसका नाम है एथिलीन। इंपॉर्टेंट है, पूछता है। किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहा जाता है? विटामिन डी, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है। डी विटामिन जो है इसको हार्मोन्स भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आइए, मसालों में उपयोग होने वाला लौंग क्या है? लौंग एक कली है। लौंग क्या है? कली है, ध्यान रखिएगा। लौंग क्या है?
कली है, पुष्प की कली है। देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा है। जब हम प्याज को काटते हैं, आप भी प्याज को जब काटते होंगे तो आप रोने लगते हैं। क्यों रोने लगते हैं? भाई प्याज बहुत महंगा है इसलिए रोने लगते हैं? नहीं, प्याज को काटते हैं इसलिए रोते हैं क्योंकि इसमें सल्फेनिक अम्ल होता है। सल्फेनिक यानी कि अगर आपसे पूछता है कि प्याज में क्या होता है तो सल्फर तो होता ही है, बट अम्ल पूछे तो सल्फेनिक अम्ल होता है, और ये आपके आंखों में जाता है। जब प्याज काटते हैं तो ये आपकी आंखों तक पहुंचता है और आप रोना शुरू कर देते हैं। केसर प्राप्त होता है तो पुष्प की वर्तिका से प्राप्त होता है, जानते ही हैं आप। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? प्रोटीन मुंह में तो नहीं पाचन होता है, मुंह में नहीं होता है ना, तो कहाँ होता होगा? तो सर अमाशय में फिर आ जाइए, तो इसका मतलब है कि अमाशय में ही होता है। ठीक, आइए टीबी जो रोग है इसकी पहचान के लिए एक परीक्षण किया जाता है और उस परीक्षण का नाम है मेटॉक्स। क्या नाम है? मेटॉक्स टीबी। आरबीसीएस का विनाश होता है, मतलब इसकी डेथ कहाँ होती है आरबीसी की? तो ये होता है प्लीहा में। रेशम का कीड़ा किस अवस्था में रेशम उत्पादित करता है? किस अवस्था में रेशम उत्पादित करता है यह कीड़ा? तो यह कीड़ा जो है वह प्यूपा, किस अवस्था में? प्यूपा अवस्था में उत्पादित करता है, यानी कि कावस्थ अवस्था में उत्पादित करता है। पौधे में जल का परिवहन, तो जल है तो जाइलम के द्वारा। डेंगू बुखार का कारण, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। डेंगू बुखार होने का कारण क्या है? तो डेंगू बुखार होने का कारण जो है वह एडिज मच्छर है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सी रोग होने की संभावना है? अगर आप ज्यादातर पॉलिश किया हुआ चावल खाएंगे तो आपको बेरी रोग होने की संभावना हो जाएगी। पॉलिश किया हुआ चावल आप खाते हैं तो। विटामिन की कमी से बेरी होता है, यानी कि समझ लीजिए कि चावल पॉलिश वाला खाएंगे तो उसमें उस विटामिन की कमी होगी और बेरी आपको हो सकता है। ईईजी का देखिए दो चीज आपको मिलता है, ये मैं पहले भी कराया हूं। एक मिलता है ईईजी और एक मिलता है ईसीजी, है ना। सी वाला रहे तो कार्डियो समझ लीजिएगा और हृदय से समझ लीजिएगा, और ई वाला रहे तो मस्तिष्क से समझ लीजिएगा, है ना। तो दोनों याद रखिएगा। मिनी माता होता है पारायुक्त भोजन कर लेने से मिनी माता रोग होता है। किसे पादप कोशिका का लाइसोसोम कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये प्रश्न मैं 2-3 बार करा चुका हूं। पादप कोशिका का लाइसोसोम तो स्फीरोसोम को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है पादप कोशिका का लाइसोसोम। जैसे लाइसोसोम के बारे में आप जानते हैं ना कि ये आत्महत्या की थैली है, आत्मघाती थैली है, तो पादप कोशिका में भी एक है, लाइसोसोम के रूप में कार्य करता है, जिसको नाम है स्फीरोसोम। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए के बाद। चलिए आगे। किसे सुसाइडल बेग, तो ये अभी बताया लाइसोसोम। सेब का रंग लाल होने का कारण है एंथोसाइनिन। सेब का रंग लाल होने का कारण क्या है भाई? एंथोसाइनिन। हल्दी का रंग पीला होने का कारण क्या है? तो ज़ैंथोफिल, ठीक है ना। गाल्जी काय को पौधों में क्या कहा जाता है? तो डिक्टियोसोम। क्या कहा जाएगा गाल्जी बॉडी को? तो क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम कहा जाता है, डिक्टोसोम कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पादप कोशिका की बात कर रहा है। गाल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य इसका क्या है? गाल्जी बॉडी जो है वह गाल्जी काय का मुख्य कार्य है तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स की पैकिंग करना। माइक्रो जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं उनकी पैकिंग करना इसका कार्य होता है शरीर में, है ना। और क्या कहीं और सोच रहे हैं क्या? किसे पैलेट कण या पैलेट पार्टिकल भी कहा जाता है? तो पैलेट कण राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो न्यूक्लियस के द्वारा होता है राइबोसोम का निर्माण। चलिए आगे। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, देखिएगा डायरेक्ट, बस एक प्रश्न और आपके पास पहुंच जाएगा। अच्छा, अगर इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ देखिए, पीडीएफ के लिए पीडीएफ आप लोग कहते हैं कि पीडीएफ क्यों नहीं देते हैं, तो जिससे पीडीएफ बनवा रहा था वो चार्ज भाई ज्यादा ले रहे हैं। अब उनको चार्ज देने के लिए इतनी अर्निंग तो होती नहीं है यहाँ से कि हम उसमें से दे दे। अब आप लोगों से हम पीडीएफ का चार्ज ले नहीं रहे हैं, तो इसलिए मैं पीडीएफ नहीं दे रहा हूँ। ये जिस तरीके से घिसा पिटा पीडीएफ तैयार कर दिया जाता है, ये पीडीएफ देने लायक रहता नहीं है। देख रहे हैं, ये पीडीएफ देंगे तो 60 पन्ना में निकलेगा, फिर आप लोग इसको प्रिंट कराते कराते ही दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसलिए अब अगर पीडीएफ का हम आपसे फी लेंगे तब आपको फिर पीडीएफ में दूंगा, तो ये ध्यान रखिएगा। जब कोई व्यक्ति को मैं नियुक्त करूंगा भाई तो उसका भी घर चलेगा, वो भी तो बिना पैसे के तो करेगा नहीं, सीधी सी बात है। और मैं अगर सब पीडीएफ वो करने लगूं
तो फिर समय बहुत लग जाता है। चूंकि कंटेंट तो मैं करता हूँ, पीडीएफ दूंगा, लेकिन फिर बनाना उसको सब कराना तो समय बहुत ज्यादा बर्बाद होता है। आइए, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। तो आप लोग कमेंट करिएगा, पीडीएफ के लिए हम विचार करेंगे। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? तो यह केंद्रक की जो खोज की थी यह रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और 1831 ईस्वी में। हाँ, अगर पीडीएफ चाहिएगा भी तो बहुत मामूली फी लेंगे, क्योंकि देखिए हमको पीडीएफ से कमाना नहीं है। जो पीडीएफ तैयार करते हैं उनको बस वो हो जाए खुश, और फिर आप लोगों को पीडीएफ में देना शुरू कर दो। तो कमेंट करिएगा, कोशिका में केंद्र की खोज किसने और कब की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। और नहीं तो फ्री में तो मैं यहाँ तो निःशुल्क दे ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ। कोशिका का नियंत्रक केंद्र होता है कंट्रोल रूम। तो यह न्यूक्लियस जो है वो कोशिका का कंट्रोल रूम है, नियंत्रक केंद्र है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सारे प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे हर जगह, चाहे आप कहीं भी पढ़ लीजिए, सारे प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे। यहां मिलेगा और फिर एग्जाम में मिलेगा। अब आप समझ लीजिए कहां। आरएनए का भंडार गृह किसे कहा जाता है? तो केंद्रिका को कहा जाता है आरएनए का भंडार गृह। इनमें से कौन सा एक द्वैध पादप है? द्वैध पादप है, देखिए लाइकेन जो है ना, यह द्वैध पादप है। यह शैवाल और कवक का एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, सहजीवी संबंध होता है, सहजीवन संबंध होता है लाइकेन। यह प्राकृतिक सूचक है और यह इन दोनों का परिणाम होता है। एक इसको भोजन देता है और दूसरा इसको रहने के लिए घर दे देता है ना। तो ये दोनों चीज जो है वह लाइकेन तैयार करता है। ब्लैक रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक रिएक्शन जो फॉर्मूला है, जो विधि है, ये पूछता है किससे संबंधित है? तो बताएंगे कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक से। आइए देखिए, थोड़ा सा और जानते हैं ब्लैक रिएक्शन के बारे में। ब्लैक रिएक्शन विधि में कैमिलो गाल्जी ने किसके घोल का प्रयोग किया था? तो सिल्वर नाइट्रेट। जी हाँ, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया था। कैमिलो गाल्जी को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, 1906 में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। किसे कोशिका का पावर हाउस यानी कि बिजली घर है ना, पावर ग्रिड, पावर हाउस, बिजली घर कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक बात फिर बता रहा हूं, इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। मैं बता रहा हूं, ये प्रश्न पूछेगा, इसीलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं। डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा प्रदान करेगा वह एटीपी के रूप में करेगा। अच्छा, कोशिका को ऊर्जा एटीपी के रूप में ही मिलता है, ये चीज तो आपको पता है ना। एटीपी का फुल फॉर्म देखिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। एटीपी, कोशिका को ऊर्जा इसी रूप में मिलता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोशिका की ऊर्जा देखिए, यहाँ आ ही गया क्वेश्चन, एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी झिल्ली होती है? तो मैं बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी होता है, डबल स्टैंडर्ड, झिल्ली भी डबल। ध्यान रखिएगा, डबल है माइटोकॉन्ड्रिया, याद करिएगा। इनमें किसके पास अपना खुद का डीएनए होता है? तो ये देखिए, कह रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आएगा एग्जाम में, एकदम पक्का आएगा, इसको नोट कर लीजिए। डबल झिल्ली, डबल स्टैंडर्ड माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, इसमें राइबोसोम भी होता है, अपना खुद का होता है इसका, है ना। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आइए, जब मैं बार बार बोलूं चीजों को तो उसको भाई नोट कर लीजिए, नहीं तो एग्जाम में आएगा फिर चित्त हो जाएंगे। इनमें से कौन केवल पादप कोशिका में होता है? इंपॉर्टेंट है। केवल पादप कोशिका में जो होगा वो होगा प्लास्टिड। प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं भैया? तो दो प्रकार के, एक क्रोमोप्लास्ट और एक ल्यूकोप्लास्ट। ये शायद 3 प्रकार के, कहीं कहीं हमने 3 प्रकार भी पढ़ा है, तो इसको जरा आप अभी स्किप कर लो, इसको आप स्किप कर लो, मैं इसको अलग से करा दूंगा, है ना, इसको अलग से मैं करा दूंगा। जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिसमें क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। ल्यूकोप्लास्ट में संचित क्या होता है? तो स्टार्च, तेल और प्रोटीन। ल्यूकोप्लास्ट में ये 3 संचित होता है, स्टार्च होगा, तेल होगा और प्रोटीन होगा। आइए चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह किस अंग में अपना डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो रहा था ना, और उसके अलावा प्लास्टिड में भी होगा। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, जब मैं बता दूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए था, डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, प्लास्टिड में भी डीएनए है और राइबोसोम्स है।
रसधानियां जो हैं यह जंतु कोशिका में होती हैं छोटी, पादप कोशिका में बड़ी होती है। पहले भी मैं करा चुका हूं रसधानियों के बारे में। कोशिकाओं को स्थिरता और कठोरता, ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिकाओं को स्थिरता और कठोरता कौन प्रदान करता है? तो वो रसधानियां प्रदान करती हैं। सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई तो बताएंगे कि कोशिका है। क्या है? कोशिका है। आइए, हाँ सरल कोशिका। आइए, लाइकेन का मुख्य भाग निर्मित होता है तो यह कवक से होता है। बताया ना, कवक और शैवाल का यह सिम्बायोटिक रिलेशन है, सहजीवी संबंध है। कोशिका को रॉबर्ट हुक ने कब देखा था सूक्ष्मदर्शी से? तो 1665 में। इनमें से कौन सा एक कोशिकी जीव से निर्मित होता है? तो देखिए, सिंगल कोशिका का होता है, सिंगल कोशिका यूनिसेल्युलर, अमीबा, पैरामीशियम बैक्टीरिया और कैलिडोमोनास, ये सिंगल सेल वाले हैं। ये सभी क्या हैं? सिंगल सेल वाले हैं, अमीबा। कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था किसने? तो कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था रॉबर्ट ब्राउन। लेकिन कब लगाया था? तो ईस्वी भी आपको मैं बता चुका हूं, 1831 ईस्वी में लगाया था पता। आइए, कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया था पुरकिंजे ने। किसने दिया था? पुरकिंजे ने नाम दिया था। और कब दिया था? 1839 ईस्वी में। तो ये पूछता है कि जीव द्रव्य का नामकरण, तो पुरकिंजे याद रखिएगा। किस दो वैज्ञानिक ने 1838 और 1839 में सेल थियरी, कोशिका सिद्धांत को, स्लाइडेन और स्वान दो वैज्ञानिक थे। देखिए, स्लाइडेन और स्वान दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही 1838 और 1839 में सेल थ्योरी को समझाया, बताया। कोशिका का सबसे बाहरी भाग, तो बाहरी भाग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 111 नंबर प्रश्न। अच्छा, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या अधिक है ना। कोशिका का सबसे बाहरी परत, सबसे बाहरी परत जो है वह प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली है ना, कहते हैं इसको। कोशिका का सबसे जो बाहरी परत है उसको प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पादप कोशिका की भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो पादप कोशिका की भित्ति जो बनी होती है वह सेल्यूलोज की होती है। किसकी होती है भाई? तो सर वह सेल्यूलोज की होती है। यह पौधे को दृढ़ता भी प्रदान करता है और वह है सेल्यूलोज। केंद्रक झिल्ली होती है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपने, माइटोकॉन्ड्रिया जब आपने पढ़ा था तो उसमें भी डबल झिल्ली, दोहरी झिल्ली पढ़ा था। केंद्रक झिल्ली भी जो है यह भी दोहरी परत की होती है। तो ये भी दोनों याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक झिल्ली दोनों दोहरी झिल्ली होती है। ये मिलान करने के लिए देगा, इनमें से किसमें दोहरी झिल्ली नहीं है, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे 115 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। ऐसे जीव, देखिए भाई अभी हम लोग दोहरी झिल्ली तक भी पढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनकी कोशिका में केंद्रक झिल्ली होती ही नहीं है। केंद्रक झिल्ली जब नहीं होगा तो उसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। पूछता है प्रोकैरियोटिक जीव में क्या केंद्रक झिल्ली होगा? तो केंद्रक झिल्ली होगा ही नहीं। प्रोकैरियोटिक जीव में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए, फिर मैं बता रहा हूं। आइए, जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होगा उसको यूकैरियोटिक कहते हैं। केंद्रक झिल्ली होगा उसको यूकैरियोटिक, दो भाग में है ना, प्रो और यूकैरियोटिक। तो झिल्ली वाला होता है प्रो यूकैरियोटिक और बिना झिल्ली वाला होता है वो प्रो होता है, मतलब झिल्ली के पहले, झिल्ली के पहले, ठीक है ना। किसमें किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है? तो वायरस जो है यह झिल्ली विहीन होती है। वायरस में कोई झिल्ली ही नहीं होता है ना। इसीलिए वायरस पर एंटीबायोटिक का प्रयोग जो करना व्यर्थ होता है, काम नहीं करता है एंटीबायोटिक का प्रयोग। तो ये चीज आपको ध्यान देना। आइए, इनमें से कौन सी झिल्ली युक्त पुटिका है? झिल्ली युक्त पुटिका पूछ रहा है। तो झिल्ली पुटिका कौन कौन सा है? गाल्जी, वाडी गाल्जी उपकरण तो है ही झिल्ली युक्त। अंतर्द्रव जलिका भी झिल्ली युक्त पुटिका है। कौन कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है? लाइसोसोम। और यही सुसाइडल बैग भी है और ये इंपॉर्टेंट है, 119 नंबर इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है लाइसोसोम।
किसे सुनहरे शैवाल भी कहा जाता है? तो क्राइसोफाइसी, जी हाँ, क्राइसोफाइसी सुनहरा शैवाल। लहसुन जो है वह लिलिएसी कुल का पादप है। कौन सा कुल का है? लिलिएसी कुल का। कभी कभी पादप का कुल पूछ देता है तो ध्यान रखिए। आइए, अमीबा में जनन कैसे होता है? देखिए, अमीबा में जनन, अच्छा, जनन पर एक वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं भाई, उसको जाकर के देख लो। ये जो 30 दिवस वाला टॉपिक है उसमें जनन का एक टॉपिक है, जीवों में जनन, बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां से प्रश्न आपको एग्जाम में आता ही आता है। आइए, अरे भाई, अमीबा में जनन कैसे होगा? तो अमीबा में जनन होता है, बहु विभाजन होता है, मुकुलन भी होता है, द्विविभाजन भी होता है। ध्यान दीजिए, अमीबा के बारे में जरा मैं बता दूं, अमीबा का कोई आकार नहीं है, ठीक है ना। अमीबा का जो एक पूछता है कि अमीबा अपना भोजन ग्रहण कैसे करता है, तो अमीबा को जैसे यहाँ भोजन दिखाई देगा तो ये क्या करेगा, अपने शरीर को सिकोड़ करके ले आएगा ऐसे ऐसे ऐसे, और भोजन को अंदर, एक ही सेल ही है इसमें, इसको स्यूडोपोडिया कहते हैं, स्यूडोपोडिया। इसके पास पैर नहीं होता है, छदम पांव, कूट पांव या कूट पाद के माध्यम से ये गमन करता है, चलता है और भोजन में ग्रहण करता है। प्लाज्मोडियम में जनन कैसे होगा? तो लैंगिक प्रजनन के द्वारा होगा। प्रोटोजोआ गमन कैसे करते हैं? तो अभी मैं बताया कि कूटपाद, प्रोटोजोआ भी सिंगल सेल वाला ही है, ये भी कूटपाद के माध्यम से गमन करता है। किसे प्रारंभिक पादप भी कहा जाता है? तो प्रोटोफाइटा को प्रारंभिक पादप भी कहा जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट देखिए, इंपॉर्टेंट जनन वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा सब, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों हाँ, इसमें 3 इंपॉर्टेंट है, 23, 24, 25 याद कर लीजिएगा। प्लाज्मोडियम में जनन, प्रोटोजोआ का गमन और प्रारंभिक पादप, ठीक, तीनों। आइए देखिए, वीवीआई प्रश्नों का अब और हुआ है चालू सिलसिला, ये ज्यादा है इंपॉर्टेंट। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, जंतु जगत की बात कर रहा है, पादप की नहीं। जंतु जगत का तो आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है। इसमें कीट, मकड़ी, फकड़ी जो है ना, ये सब कीट वगैरह, कीट, मकड़ी, केकड़ा, ये सब इसी में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा शरीर का बाह्य जो है कंकाल, वो कैसा बना होता है? तो काइटिन का बना होता है। आर्थ्रोपोडा जो है, इसका शरीर का बाह्य जो कंकाल होता है वह काइटिन का बना होता है। किस समूह के जीवों के शरीर पर कठोर कैल्शियम का कवच, कैल्शियम का कवच होता है? किस पर होता है भैया? तो मोलस्का। किस पर होता है? मोलस्का जीव होते हैं उन पर कैल्शियम का कवच होता है। जैसे आप घेंगा देखे होंगे, देखे है ना, ये सब कैल्शियम का कवच होता है। रेप्टाइल्स वर्ग का हृदय कितने चैम्बर का होता है रेप्टाइल्स में? यानी कि सरीसृपों में चैम्बर जो होगा वह होगा 3 प्रकोष्ठ होगा। कितना होगा? 3 प्रकोष्ठ होगा। इसमें क्या क्या होगा जरा सा जान लीजिए। तो 2 अलिंद होगा और 1 निलय होगा, 2 अलिंद होगा और 1 निलय होगा। चलिए, उभयचर का हृदय कितने प्रकोष्ठ का होता है? तो उभयचर जो है वो भी 3 प्रकोष्ठ का होगा, इसमें भी 2 अलिंद और 1 निलय होगा, ध्यान रखिएगा। दाल जानते हैं ना, पादप के किस कुल से प्राप्त होती हैं? तो लेग्यूमिनेसी कुल। कौन सा कुल है? लेग्यूमिनेसी कुल से प्राप्त होता है दाल। दाल इंपॉर्टेंट है, पूछता है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है हैलोफाइटा। जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, नमकीन में, उनको हैलोफाइटा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नमक वाला हैलोफाइटा। आइए आते हैं आगे। कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण? ये तो मैं बता चुका हूं ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला, राइजोबियम वाला, दलहनी पादप के जड़ों में होता है, तो ये मैं बता चुका हूं। किसे कोशिका विज्ञान का जनक? तो रॉबर्ट हुक। वायरस कैसे बने होते हैं? तो केवल न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं, जिनके चारों ओर प्रोटीन का आवरण होता है, लेकिन इसमें कोई झिल्ली नहीं होती है। चलिए आइए, गुणसूत्र का अंतिम छोर क्या कहलाता है? ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछ सकता है एग्जाम में। गुणसूत्र का अंतिम छोर जो है उसको कहलाता है टीलोमियर। गुणसूत्र का सबसे लास्ट छोर है गुणसूत्र का, वो टीलोमियर। जेम्स वाटसन द्वारा द्विकुंडली संरचना कब प्रस्तुत की गई थी? तो द्विकुंडली संरचना 1953 में प्रयोग की गई थी। आइए, लाइजोसोम में उपस्थित एंजाइम जो होती है वो अम्लीय, एसिडिक होती है। कैसी होती है? अम्लीय होती है, इंपॉर्टेंट है। कोशिका झिल्ली किसके बने होते हैं? कोशिका झिल्ली बने होते हैं प्रोटीन व लिपिड्स के। किसके? प्रोटीन व लिपिड के बने होते हैं कोशिका झिल्ली। आइए ध्यान रखिएगा, कोशिका झिल्ली प्रोटीन व लिपिड के बने होते हैं। जाइलम और फ्लोम है तो जटिल स्थायी उत्तक है। आगे आता है 141 नंबर। यह उत्तक जलीय पौधों को उत्प्लावनता बल प्रदान करती है। आपने देखा होगा जलीय पौधे जल में नहीं डूबते हैं। क्यों नहीं डूबते हैं?
तो यह पैरेनकाइमा के कारण यह जल में नहीं डूबते हैं। पौधे में लचीलेपन का गुण एक स्थायी ऊतक के कारण होता है और यह कोलेनकाइमा के कारण होता है। देखिए पैरेनकाइमा डूबने नहीं देता है, कोलेनकाइमा जो है वह पैरेनकाइमा के अंतर्गत ही आता है एरेनकाइमा। ध्यान रखिएगा ये सब पैरेनकाइमा ही है, एरेनकाइमा, ठीक ना। तो एरेनकाइमा भी अगर ऑप्शन रहे तो ध्यान रखिएगा। पौधे में लचीलेपन होने का कारण है तो कोलेनकाइमा है, लचीलापन कराता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए ये जितने भी काइमा हैं ये रट लीजिएगा भाई। यह ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है, स्क्लेरन काइमा। आप देखे हैं ना नारियल उरियल का, देखिए ऊपर से कितना मजबूत छिलका होता है, तो स्क्लेरन काइमा के कारण होता है। नारियल का छिलका आपको बता दिया। स्क्लेरन काइमा ऊतक की भित्ति होती है तो लिग्निन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिग्निन की बनी होती है। आइए यह कोशिका को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करने वाला एक रासायनिक। देखिए एकदम नारियल उरियल एकदम कठोर सीमेंट जैसा हो जाता है उसका पेड़, तो लिग्निन हो जाएगा। मरुस्थलीय पौधे की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में एक रासायनिक पदार्थ का लेप होता है, क्या कहलाता है? उसको क्यूटिन कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है जानते हैं? मरुस्थलीय पौधों को बाहरी आघात से बचाना। जैसे मरुस्थल में जानते हैं कितनी गर्म लू तेज चलती है, अगर एक क्यूटिन नहीं होगा तो मरुस्थलीय जो पौधे हैं वह क्या होगा? क्षति हो जाएगा, उसका नष्ट होगा वो। तो क्यूटिन। फ्लोएम कितने प्रकार के अवयव से बने होते हैं? तो ये 4 प्रकार के अवयव से बने होते हैं फ्लोएम। आगे चलिए देखिए क्या कह रहा है 149 नंबर प्रश्न। दो अस्थियां मतलब कि हड्डी से हड्डी, दो अस्थि मतलब कि हड्डी से हड्डी आपस में एक दूसरे अन्य संयोजी ऊतक से जुड़े होते हैं, वो ऊतक क्या होता है? तो वह ऊतक होता है स्नायु। मतलब कि अस्थि से अस्थि जुड़ा है, लिगामेंट्स से जुड़ा है। मैं बताया हूं डबल AL, अस्थि को मिला करके आप लिगामेंट्स करिएगा, ठीक। और अगर अस्थि मांसपेशी जुड़े तो वो होता है टेंडन या कंडरा, कंडरा या टेंडन, ध्यान रखिएगा। जो अस्थि मांसपेशी से जुड़ता है वह टेंडन कहलाता है, और जो अस्थि से जुड़ता है वो लिगामेंट्स कहलाता है। तंत्रिका कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। जीवों का वर्गीकरण उनके रहने के स्थान पर किसने किया था? स्थान, निवास स्थान पर। जैसे जल में रहने वाले को अलग बांट दिया, वायु में रहने वाले को अलग बांट दिया, है ना, स्थल पर रहने वाले को अलग बांट दिया। और ऐसा किसने बांटा था? तो अरस्तु जी ने बांटा था। चलिए जैव विकास की अवधारणा को सबसे पहले किसने अपनी पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज, ये पुस्तक मैं बता चुका हूं, द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक किसकी है? तो चार्ल्स डार्विन की ये पुस्तक है। 1859 में इन्होंने उसका किया था प्रतिपादन। आइए वर्गीकरण के समूह को किसने 5 भागों में बांटा? देखिए ये 5 भाग वाला प्रश्न बहुत पूछता है। 5 भागों ने किसने बांटा था भैया? तो वही टेकर ने बांटा था। 2 वर्गों में बांटा था, लिनियस ने बांटा था, है ना। कोपलैंड ने 4 भागों में बांटा था और 3 वर्गों में हैकेल ने बांटा था। ध्यान रखिएगा वही टेकर जो है ये 5 भाग हो गया, ये जान ही रहे हैं। कोपलैंड हो गया 4 भाग, 4 भाग हो गया कोपलैंड। 3 भाग हो गया, 3 वर्गों में बांटा था हैकेल ने, ये चारों याद रखिएगा। और 2 वर्गों में बांटा था लिनियस, 2 में लिनियस, 3 में हैकेल, 4 में कोपलैंड, 5 में व्हिटेकर। ध्यान रखिएगा ये चारों याद रखिएगा। व्हिटेकर ने मोनेरा 5 भाग देखिए, ध्यान दीजिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया में जंतु आते हैं, प्लांट में पादप आ रहे हैं। तो ऐसे 5 भाग में बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया, है ना। जीवाणु, नीलहरित, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सब जो है वह आएंगे मोनेरा के अंतर्गत। किसके आएंगे? मोनेरा, जो पहला भाग था, है ना। इस वर्ग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर, तो मैं बता चुका हूं कि पादपों में उभयचर जो है यानी एम्फीबियंस जो है वह कहा जाता है ब्रायोफाइटा। अच्छा उभयचर कोई प्राणी का नाम बताइए। उभयचर का मतलब क्या? जल में भी रह ले और स्थल में भी रह ले। तो आपने देखा होगा कछुआ,
कछुआ देखा है ना? हाँ सर, कछुआ देखा हूं। कछुआ जो है वह जल में भी रह लेगा, बाहर। पानी वाला सांप भी आप देखे होंगे, पानी वाला सांप जल में भी रह लेता है, बाहर भी रह लेता है। और फिर देखते हैं मगरमच्छ भी आप देखेंगे, यह भी पानी में भी रहेगा, बाहर भी रहेगा। तो ऐसे कुछ जीव और हैं जो ये उभयचर हैं। तो पादपों का उभयचर कहलाता है ब्रायोफाइटा। वे पौधे जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, भाई बीज उत्पन्न वो नहीं कर सकते हैं। वो पौधे जो बीज उत्पन्न नहीं कर सकते हैं क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगैमस कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, वे पौधे जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है क्रिप्टोगैमस कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है पॉइंट, नोट कर लीजिए। क्रिप्टोगैमस, इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता जो है वह नहीं होती है। क्लियर है? क्लियर है सर। चलिए आगे आगे आते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। इंपॉर्टेंट है प्रश्न आगे वाला भी। क्रिप्टोगैमस आपको याद रखना है, बाकी चलते हैं आगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा कि क्वेश्चन 200 प्लस है, थोड़ा सा तो धैर्य आपको बनाना पड़ेगा। आइए, पौधे जिनमें जनन, उत्तक, पूर्ण, विकसित तथा बीज उत्पन्न होते हैं। भाई एक मिनट, ऐसे कैसे काम चलेगा भैया? चलिए, जिनमें पूर्ण विकसित तथा बीज भी उत्पन्न करते हैं। देखिए अभी बीज उत्पन्न नहीं कर रहा था, तो उसको हमने कह दिया क्या कह दिया? क्रिप्टोगैमस कह दिया। अब आप बीज उत्पन्न कर रहे हैं तो आपको मैं कह दूंगा फेनेरोगैम, है ना? फेनेरोगैम्स, ठीक। आर्थ्रोपोडा में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है तो ओपन होता है। आर्थ्रोपोडा में ओपन होता है। मानव में कैसा होता है? खुला कि बंद? मानव में जो होता है वो बंद होता है, बंद, है ना? और दोहरा होता है। और इसमें क्या होता है? खुला होता है। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु, शुक्राणु तो जानते ही होंगे ना, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में होता है, टेस्टिस, है ना? वृषण में होता है, ध्यान रखिएगा। आइए चलिए, थोड़े से और जनन से प्रश्न है तो ये भी पूछता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। मादा जनन, मादा मतलब महिला, समझिएगा। मादा जनन कोशिकाएं, महिला का मतलब कि अगर पुरुष में है तो, अब कोई गाय भैंस में होगा तो उसको महिला थोड़ी कहते हैं। जैसे मेल और फीमेल होगा ना, उसमें भी होगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो स्त्रीलिंग वाला उसको मादा कह रहे हैं। मादा जनन कोशिकाएं अथवा अंड कोशिका का निर्माण होता है तो अंडाशय में होगा। कहां होगा? अंडाशय में। भ्रूण को मां के शरीर से ही पोषण मिलता है जो एक नाल के द्वारा जुड़ा होता है, क्या कहलाता है? देखिए, जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो जब पेट में बच्चा रहता है तो भाई उनको खाना वाना तो कोई खिलाता नहीं है कि जा करके थोड़ी खिलाता है, नहीं खिलाता है। तो उनको कैसे पोषण मिलता है, कैसे वो जीवित रहते हैं भाई उतने दिन तक? तो उनके माता से, पेट से ही एक नाल जुड़ा होता है जिसको कहते हैं प्लेसेंटा, गर्भनाल है, प्लेसेंटा है। यही प्लेसेंटा जुड़ा होता है और इसी के द्वारा वो पोषण प्राप्त करते रहते हैं। यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं हो तो यह लगभग जीवित रहता है, 1 दिन तक जीवित रहता है। अंड कोशिका का अगर निषेचन नहीं होता है तो। ध्यान दीजिएगा, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो एग बनता है, एग रिलीज होता है। अब होता क्या है कि एग रिलीज हो गया है, ठीक। अब यहाँ पर अगर पुरुष का शुक्राणु आ करके इसका निषेचन नहीं करेगा तो ये एग स्वतः नष्ट हो जाएगा 1 दिन में, है ना? 1 दिन 2 दिन चलता है सामान्यतः, 1 दिन, इसका आंसर याद रखिएगा। 1 दिन में वो स्वतः नष्ट हो जाता है और वो फिर मतलब उस महीने वो प्रेग्नेंट नहीं होती हैं। फिर नेक्स्ट महीने यही प्रोसेस होता है, जब शुक्राणु आकर के यहाँ निषेचन करेगा तो फिर ये काम करेगा आगे। मानव नर जनन तंत्र के भाग, आइए ध्यान दीजिए, कौन? नर जनन तंत्र मतलब मेल की बात कर रहा है, कौन सा है? देखिए, मानव नर जनन तंत्र का भाग पूछता है कि भैया इनमें से कौन सा नहीं है, जरा जानकारी आपको दे दो। वृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रमार्ग तथा सीसन, है ना? ये सभी जनन तंत्र मेल के भाग हैं, पुरुष के, महिला के नहीं। मादा जनन तंत्र में कौन शामिल है? अंडाशय है, डिंब वाहिनी है, गर्भाशय है तथा योनि। ये सारे जो हैं ये फीमेल के हैं, अंडाशय, डिंब वाहिनी, गर्भाशय और योनि। और ये वृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रमार्ग और सीसण है, शिक्षण नहीं है, सीसण है ना? सीसण। तो ये सभी उसके भाग है, पुरुष के। मानव में लैंगिक जनन प्रक्रिया होती है, शुक्राणुओं का स्त्री की योनि में स्थानांतरण, यही होता है लैंगिक जनन प्रक्रिया। क्या? शुक्राणुओं का स्त्री की योनि में स्थानांतरण। आइए,
शुक्राणुओं का निषेचन कहाँ होता है? तो डिंब वाहिनी में होता है। इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, ये पूछता है शुक्राणुओं का निषेचन कहाँ होता है? डिंब वाहिनी में। आइए, पौधे कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में संचित करते हैं भैया? तो मंड, स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। कैसे? मंड के रूप में संचित करते हैं, ध्यान रखिएगा। आइए, मनुष्य के द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का भाग किस रूप में संचित होगा? तो ग्लाइकोजन के रूप में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा बदला जाता है रासायनिक ऊर्जा में। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछता है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स के रूप में लेते हैं। किसके रूप में लेते हैं? पौधे जो है वो नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स के रूप में लेते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, आ गए हैं हम लोग 171 नंबर तक पहुंच गए हैं। अभी 10 पन्ना और है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 पेज और है, तो चलते हैं आगे। आइए, लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो दोनों याद रखना है, एमाइलेज और टाइलिन। श्लेष्मा का स्रवण कौन करता है? तो जठर ग्रंथि के द्वारा श्लेष्मा का स्रवण होता है। श्लेष्मा म्यूकस है ना, का स्रवण जो होता है वो जठर ग्रंथि की। अच्छा, जरा सा मैं बता दूं श्लेष्मा का कार्य। आमाशय जो है बाहर से, जैसे बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे होंगे जो नॉनवेज होते होंगे, मांस मछली खाते होंगे, है ना, कुछ वेजिटेरियन भी होंगे। तो आप मांस मछली खाते हैं तो वो मांस तो पूरा डाइजेस्ट हो जाता है पेट में जाके, लेकिन पेट भी तो मांस से ही बना है। ये पेट की दीवार क्यों नहीं डाइजेस्ट हो जाती है? वो क्यों नहीं पच जाता है? जैसे आप कुछ भी खाए, मांस खाए तो वो तो पच गया। अब आपका पेट का जो दीवार है वो भी तो मांस का ही बना होता है, वो नहीं पचता है। क्यों? क्योंकि जो आमाशय की जो दीवार है ना, जो दीवार है, इस पर म्यूकस का लेयर होता है। म्यूकस का लेयर श्लेष्मा का लेयर होता है। श्लेष्मा का लेयर होता है, ऐसे ऐसे। ये जो है ना, ये पेट की दीवार को पचने नहीं देता है, ये पचने नहीं देता है। ये श्लेष्मा जो होता है ये पचने ही नहीं देता है। और इसी में जैसे बाहरी मांस आया तो इसको पचा देगा, इसमें अम्ल होता है वो पचा देगा, लेकिन यहां तक नहीं पहुंचते क्योंकि लेयर बना होता है। आइए, कौन प्रोटीन पाचक एंजाइम है? पेप्सिन। अमाशय से आने वाले भोजन को क्षारीय, देखिए मैं बताया था ना कि अमाशय में जो भोजन होता है वह अम्लीय होता है। अब यहां से निकलेगा तो ये अम्लीय रहेगा, अब इसको क्षारीय बनाया जाएगा, इसमें क्षारीय बनेगा। और पीत रस जब आएगा, जो यकृत से निकलता है, बाइल जूस, पूछता है पीत रस कहां से निकलता है? यकृत से, और वो इसको क्षारीय बना देगा। चलिए, फुफ्फुस के अंदर गुब्बारे जैसी संरचना, फुफ्फुस के अंदर गुब्बारे जैसे, फेफड़ा सीधा से समझिए, फेफड़ा की बात हो जा रही है, लंग्स की बात की जा रही है। लंग्स के अंदर गुब्बारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फुफ्फुस के अंदर यानी लंग्स के अंदर गुब्बारे जैसी संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? छोटे छोटे अंगूर जैसा मिलता है, ऐसे एल्वोली उसको कहते हैं। अंगूर जैसा कूपिका होता है, अंगूर जैसा, है ना, उसे क्या कहा जाता है? कूपिका, है ना। एल्वोली भी कहते हैं इसको, एल्वोली, याद रखिए, एल्वोली कहते हैं इसको। रक्तदाब मापा जाता है, स्फेगमोमैनोमीटर से मापा जाता है। पचा हुआ भोजन, भाई साहब ये प्रश्न रट लीजिए, इसको कहीं नहीं मिलने वाला है सिवाय एनसीईआरटी के। बहुत सारे इसके पॉइंट्स एनसीईआरटी के हैं, 50-60% पॉइंट एनसीईआरटी के हैं। पचा हुआ तथा क्षुद्रांत्र मतलब छोटी आंत, ठीक ना, लैंग्वेज भी एनसीईआरटी वाला है। पचा हुआ तथा छोटी आंत यानी क्षुद्रांत्र द्वारा अवशोषित वसा का वहन किसके द्वारा होता है? जो भोजन पच जाता है तो वो छोटी आंत द्वारा उसको अवशोषित किया जाता है, वसा का, है ना, वसा का। और वो वसा का वहन किसके द्वारा होता है? यह लसिका, लिम्फ के द्वारा होता है। बहुत बारीक क्वेश्चन है, नजर नहीं पहुंचेगी यहां तक किसी की, या तो एग्जाम में या तो यहां। मैं बता चुका हूं, दो ही जगह ये प्रश्न आपको दिखाई देगा। आइए, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का परिवहन तो फ्लोएम के द्वारा होता है। फ्लोएम, जाइलम जल का, फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, कहीं आ न जाए, मुझे तो डर है कि एग्जाम में ना आया और आप लोग गलत कर दें। पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण होता है तो उससे जो उत्पाद प्रोडक्ट निकलता है उसका परिवहन फ्लोएम करता है। पौधे में अमीनो अम्ल का परिवहन कौन करेगा? देखिए, प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद का भी परिवहन फ्लोएम के द्वारा, अमीनो अम्ल का भी परिवहन फ्लोएम के द्वारा, लेकिन जल का
तो जल का जाइलम के द्वारा, याद रखिएगा। मानव उत्सर्जन तंत्र में शामिल है, तो एक जोड़ा वृक्क, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्रमार्ग, मात्रमार्ग नहीं है, मूत्रमार्ग है ना, आता है। मस्तिष्क का सबसे मुख्य सोचने वाला भाग क्या कहलाता है? मस्तिष्क का सबसे मुख्य सोचने वाला भाग जो है यह अग्र मस्तिष्क है। कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। यह हार्मोन पादपों की वृद्धि, देखिए अभी 4 मैं बताऊंगा जिसमें एक वृद्धि, एक मतलब वृद्धि वाला नहीं होगा, बाकी 3 वृद्धि वाला होगा। पूछता है कि इनमें से कौन वृद्धि हार्मोन नहीं है? यह हार्मोन पादपों की वृद्धि में सहायक होता है ऑक्सिन, ध्यान रखिएगा ऑक्सिन, मैं लिख देता हूं ऑक्सिन जो है पहला ऑक्सिन। पादप हार्मोन का उदाहरण एक और है जिब्रोलिन 2, ये वृद्धि वाले हैं सब। यह तने की वृद्धि, देखिए यहां पर भी वृद्धि कर रहा है साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रोलिन और साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रोलिन और साइटोकाइनिन, ये जो हैं ये वृद्धि हार्मोन है। अब ये देखिए संदमन, ये मतलब दमन करने वाला हार्मोन का एक उदाहरण है, और यह है एब्सिसिक एसिड। यह और ये यही चारों ऑप्शन में आएगा। इसको मैं एकदम गारंटी, बताइए गारंटी है भैया, चारों ऑप्शन यही रहेगा, ऑक्सिन रहेगा, जिब्रोलिन रहेगा, साइटोकाइनिन रहेगा और एब्सिसिक अम्ल रहेगा। एग्जाम में आप देखिएगा यही चारों ऑप्शन रहेगा, दावे के साथ कह रहा हूं, यही चारों ऑप्शन रहता ही है, और जिसमें एब्सिसिक अम्ल आंसर हो जाएगा। यह दमन है, ये वृद्धि वाला नहीं है, है ना, ये वृद्धि वाला नहीं है, ध्यान रखना है, एब्सिसिक अम्ल। आगे आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं भाई, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, या तो एग्जाम में या तो यहां। एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव होता है तो अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। इसे ही लड़ो और उड़ो यानी फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन कहते हैं। एड्रेनलिन को लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है अबटू ग्रंथि से बनता है थायरॉक्सिन हार्मोन। आयोडीन की कमी से शरीर में होने वाला रोग तो वो है गलगंड गोइटर, है ना, गलगंड गोइटर, ध्यान रखिएगा। आइए चलिए, वृद्धि हार्मोन का स्राव कहां से होता है? तो यह पीयूष ग्रंथि से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, इसको ध्यान रखिएगा। फीमेल सेक्स हार्मोन, देखिए ये बीपीएससी में पूछा है भाई, ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा है, फिर बिहार पुलिस में आपका पूछेगा ही पूछेगा। ये प्रश्न बहुत बढ़िया है, ये पूछा है, तो पूछा है फीमेल सेक्स हार्मोन तो होता है एस्ट्रोजन। अब मुझे लग रहा है कि जब फीमेल सेक्स पूछा है तो मेल सेक्स भी पूछ सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आप पहले से ही तैयार रहिएगा। मेल सेक्स पूछे तो बताएंगे टेस्टोस्टेरॉन, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कह रहा हूं कि जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं वीवीआई क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए। आइए एक और वीवीआई है। इंसुलिन का निर्माण होता है, इंसुलिन का निर्माण कहां होता है? तो अग्नाशय, अग्नाशय पैंक्रियाज को कहते हैं ना, तो पैंक्रियाज में होता है। आइए, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान जो होता है उसको क्या कहा जाता है? तो दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान जो होता है उसको स्निप्स कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये स्निप्स, याद कर लीजिए, स्निप्स कहते हैं। एक कोशिकीय जीवों में नए जीवों की उत्पत्ति होती है तो कोशिका विभाजन से होगा या विखंडन से होगा, जब एक ही कोशिका है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम जो है, इसमें जनन कैसे होता है? ये मैं बता चुका हूं, बहुविखंडन के द्वारा, ये मैं बता चुका हूं, जनन वाला है ना। स्पाइरोगाइरा में जनन कैसे होगा? तो खंडन के माध्यम से होगा। हालांकि जनन पर एक वीडियो ऑलरेडी उपलब्ध कराया जा चुका है, वो जाकर के देख लेंगे तो ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्लेनेरिया में जनन तो पुनर्जन्म या पुनरुद्भवन के द्वारा होता है, ये जनन वाला मैं करा चुका था। चलिए, ये सब करा चुका हूं, अगर वो वीडियो देखेंगे तो आपको वो देखिएगा जरूर, जनन वाला इंपॉर्टेंट है। हाइड्रा में जनन तो मुकुलन के माध्यम से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जनन वाला सब इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। राइजोपस में जनन तो बीजाणु सवासंग के द्वारा। पुष्प के जनन भाग होते हैं पुंकेसर एवं स्त्री केसर। एक लिंगी पादप जो पपीता और तरबूज है। उभयलिंगी पादप, उभयलिंगी पादप का नाम सुन लीजिए आप जरा सा।
उभयलिंगी पादप है गुड़हल और सरसों। उभयलिंगी पादप गुड़हल और सरसों। और आज का और भी क्वेश्चन है क्या? नहीं, लास्ट ही है। आज का आखिरी सवाल 205 ही था, मैं 225 से 250 बता रहा था। कौन सा नर जनन अंग है? पादप की बात कर रहा है। पुंकेसर, जो पराग कण बनते हैं, पुंकेसर जो है यह नर जनन भाग है, ध्यान दीजिएगा। आइए, तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज जो भी बायोलॉजी के लगभग 200 प्रश्न थे इनको आपने किया और नोट भी किए होंगे थोड़े बहुत, है ना? नोट भी किए होंगे। इसको अगर कभी समय मिले खाते पीते सोते तो एक आध बार और स्पीड बढ़ा करके देख लीजिएगा, और नहीं नोट किए हैं तो 2-4 पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट जो हैं बस एक पेज पर नोट कर सकते हैं। एग्जाम में आपको बहुत फायदा होगा, इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। डायरेक्ट इससे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आप याद चाहते हैं, लगभग 1 घंटे का समय आपका लिया, लेकिन 200 प्रश्न आपके बदले में दिया भी हूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार।